हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, हम स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग शाला पर। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था प्याजे, जो हमारा जीन प्याजे था, उसके हम 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं फ्रेंड्स। और जो ये हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये कुछ और नहीं है, ये 2018, 2019, 2020, 2022 के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। मैंने कोई भी क्वेश्चन खुद नहीं बनाया है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स के ही हैं। 30 क्वेश्चन की फ्रेंड्स ये वीडियो है, और मैं एक 25 क्वेश्चन की और वीडियो लेके आऊँगा बहुत जल्दी ही। उसके अंदर भी हमारे यही क्वेश्चंस होंगे। टोटल 55-56 क्वेश्चंस होंगे जो हम कवर करेंगे अपनी 2 वीडियोज़ में। और फ्रेंड्स, जितने भी हमारे क्वेश्चंस प्याजे से रिलेटेड जो न्यू टाइप के क्वेश्चंस आए थे 2018, 19, 20, 22 में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमने कवर करे हैं। चाहे वो एनडीएमसी का पेपर हुआ हो, चाहे वो डीओई का पेपर हुआ हो, या जो भी पेपर हुआ हो जिसमें प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो DSSB के थे, वो सारे हमने क्वेश्चंस इसके अंदर कवर करे गए हैं फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी। और इस इंपॉर्टेंट वीडियो में सबसे खास बात ये है कि हमने बाइलिंगुअल क्वेश्चंस लिए हैं, दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश हिंदी में, दोनों में लैंग्वेज में क्वेश्चंस हैं। तो किसी भी मेरे फ्रेंड को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले क्या होता था कि हम सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चन कवर करते थे, लेकिन अब मैंने कोशिश करी है कि हम इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चंस कवर करें। और साथ में जो भी मेरे को जिस भी पेपर से क्वेश्चन मिला है, तो मैंने साथ में उसकी डेट भी लिखी हुई है कि वो कौन से पेपर में आया था और किस डेट के पेपर में आया था। तो आप देखेंगे कि आपको ये कितना ज़्यादा हेल्प करेगा फ्रेंड्स। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी 30 क्वेश्चंस की वीडियो को, और बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और जिस भी मेरे फ्रेंड ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो। और मैं मानता हूँ कि ज़रूर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और आपको बेनिफिट होगा ही होगा इस चैनल के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हम अपनी पहली वीडियो। अब देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, ये हमने स्टार्टिंग में हिंदी और फिर नीचे इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। अकॉर्डिंग टू प्याजे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप्स इन। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कब डेवलप होती है? ये हमारा जो क्वेश्चन है ये आया था DSSB PRT 10 नवंबर 2018 के पेपर में। 10 नवंबर 2018 को जो पेपर हुआ था उसके अंदर आया था। और क्या पूछा गया? अकॉर्डिंग टू प्याजे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप्स इन। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कब डेवलप हो जाती है? ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हमारी कब डेवलप हो जाती है फ्रेंड्स, बताइए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है वो फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड में डेवलप हो जाती है, जो हमारा 11 से अबव होता है, 11 से 17 या 11 से अबव होता है, इस पीरियड में डेवलप हो जाती है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ठीक है, अब हम हिंदी में देखते हैं इसी क्वेश्चन को। तो क्या लिखा हुआ है? प्याजे के अनुसार समस्या निदानात्मक क्षमता विकसित होती है। कब विकसित होती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में विकसित हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन भी हमारा ऐसे ही है। अकॉर्डिंग टू प्याजे वन ऑफ द मेथड्स ऑफ मोटिवेटिंग अ चाइल्ड इज कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट। दिस मेथड इज कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट। क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि हमारे सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जब हमारे मस्तिष्क में डिसइक्विलिब्रियम पैदा हो जाता है। डिसइक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि डिसइक्विलिब्रियम यह है कि जैसे तराजू होता है ना, जैसे ये तराजू है, ठीक है, ये तराजू है, इसमें दो चीजें हैं। ठीक है, ये दो चीजें, अगर ये दोनों चीजें इक्वल लेवल पे है तो ठीक है, लेकिन एक चीज नीचे और एक चीज ऊपर हो गई तो डिसइक्विलिब्रियम पैदा हो गया। तो यही स्टेज होती है हमारे माइंड के अंदर कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसका हमें सॉल्यूशन नहीं पता होता है, तो डिसइक्विलिब्रियम पैदा हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा माइंड क्या करता है? उस प्रॉब्लम से बाहर आने की कोशिश करता है। तो उसी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो क्वेश्चन था ये पूछा गया था 7 अक्टूबर 2018 के पेपर में। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2018 के पेपर लिए गए हैं, हमने जो हमारी नेक्स्ट वीडियो भी आएगी उसमें भी 2022 के भी पेपर लिए गए हैं, 2022 के भी क्वेश्चंस लिए गए हैं। ठीक है, तो 2018 फिर 19 ऐसे हमने एक एक क्वेश्चन को कवर किया गया, जितने भी क्वेश्चंस हमारे प्याजे के आए थे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसी क्वेश्चन को हम हिंदी में देखते हैं। हिंदी में क्या कहा गया है कि प्याजे के अनुसार एक बच्चे को प्रेरित करने के तरीकों में से एक संज्ञानात्मक संघर्ष है। यह तरीका क्या है? संतुलन का तरीका, संतुलन बनाने का तरीका। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे हम। अगला क्वेश्चन हमसे
क्या कह रहा है देखते हैं। प्याजे कहते हैं बच्चा ईगोस्टिज्म विकसित करते हैं। यह किस अवस्था में होता है? ईगोसेंट्रिज्म। ये कह रहा है कि ईगोसेंट्रिज्म बच्चा किस स्टेज में विकसित करता है। ठीक है, बताइए कि बच्चा ईगोसेंट्रिज्म किस स्टेज में विकसित करता है। तो मैं आपको बताऊं, इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं मैं, कि चिल्ड्रन डेवलप्स ईगोसेंट्रिज्म। प्याजे ने ईगोसेंट्रिज्म के लिए बोला हो गया है, तो ये किस स्टेज के अंदर बच्चा डेवलप कर लेता है। मैं आपको बताऊं कि प्याजे ने ये बताया है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चा ईगोसेंट्रिज्म और एनिमिज्म ये दोनों डेवलप कर लेता है। एनिमिज्म का मतलब ये होता है कि बच्चा जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें भी लिविंग मानता है, और ईगोसेंट्रिज्म में ये होता है कि बच्चा किसी और की राय नहीं ले पाता है, बच्चा अपने ही वे में सोचता है, बच्चे के सेंटर में वो खुद को रखता है, अपने दिमाग के सेंटर में। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो गया प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या आंसर हो गया? पूर्व परिचालन चरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। प्याजे के अनुसार किशोर उन चर के बारे में अनुमान लगा सकते हैं जो एक परिणाम को प्रभावित कर सकता है, और इसे क्या कहा जाता है? ऐसे ही इंग्लिश में देखेंगे हम। अकॉर्डिंग टू प्याजे, एडोलेसेंस कैन प्रिडिक्ट अबाउट वेरिएबल्स दैट माइट अफेक्ट एन आउटकम एंड दिस इज कॉल्ड। इन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हाइपोडिडक्टिव रीजनिंग कहा जाता है। हाइपोडिडक्टिव रीजनिंग, यही इसका आंसर है। ठीक है, हिंदी में देखते हैं। हिंदी में हमारा आंसर क्या है? परिकल्पनात्मक निगाह। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं। अच्छा, ये आपको, अगर आपने कभी ये सुना भी ना हो ना, पहले तो मैं आपको बताऊं, देखिए मैं आपको बताऊं, जो एडोलेसेंस होते हैं वो क्या एज होती है? वो 11 अबव होती है। 11 अबव होती है। इस एज में बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है। दूसरी बड़ी बात, फॉर्मल ऑपरेशनल की हमारी विशेषता है हाइपोडिडक्टिव रीजनिंग। बच्चे को इस एज में हाइपोडिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होना था। और इसमें बोला भी गया है, अकॉर्डिंग टू प्याजे, एडोलेसेंस कैन प्रिडिक्ट अबाउट वेरिएबल्स दैट माइट अफेक्ट एन आउटकम। तो इसे क्या बोला जाता है? हाइपोडिडक्टिव रीजनिंग बोला जाता है। तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को अनुमानित किया है। प्री ऑपरेशनल स्टेज किस में होती है? देखिए इतना सिंपल है कि सेंसरी मोटर 0 से 2 होती है। ठीक है, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 होती है। फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से अबव होती है, 11 से 17 या 11 से अबव होती है। तो कितनी हो गई हमारी प्री ऑपरेशनल? 2 से 7। यही हमारा आंसर है। ऐसे ही हम इंग्लिश में कर देंगे, 2 से 7 ईयर्स ही हमारा आंसर है। देखिए कितने ईजी है। अब ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से नहीं बनाया है, ये पूछा गया है DSSB PRT 10 नवंबर 2018 को। ये क्वेश्चन इस दिन पूछा गया है। ठीक है, और बच्चे क्या कहते हैं? पेपर बहुत टफ आया है। देखिए अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि पेपर टफ आता है, पेपर किस वे में टफ आता है? अगर 100 साइकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, 100 साइकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, तो 100 में से 50 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप कर सकते हैं पढ़कर। ठीक है, 30 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके लिए बहुत टफ होंगे, और 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिनमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये 50 और ये 20 तो आप कर ही सकते हैं, 70 मार्क्स तो इसी में आ ही सकते हैं आराम से। अगर आपके सेकंड पार्ट में 70 आ गए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और मैं बताऊं आपको कि जो बातें चलती हैं कि 170 पर मेरिट जा रही है या 160 पर मेरिट जा रही है, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि 160 और 170 नंबर लाना 200 में से पॉसिबल नहीं है। मतलब 400 अगर वैकेंसियां हैं या 200 भी वैकेंसियां हैं, तो इतने नंबर बच्चों के नहीं आ सकते। ये नॉर्मलाइजेशन का खेल है कि 130 के 170 हो गए या 160 हो गए, ये नॉर्मलाइजेशन का खेल है। ठीक है, ये बिना नॉर्मलाइजेशन के नहीं हो सकता है कि 130 के 170 आ गए और 400 बच्चों की 170 प्लस है, मेरिट 170 प्लस जा रही है। ये पॉसिबल नहीं है। तो आप अपने पेपर के अंदर या अपने पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि मेरे को 170 नंबर लेकर आने। ठीक है, ये नहीं हो सकता है, 170 नंबर नहीं आ सकते हैं। एक दो बच्चों के मैं मानता हूं कि बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हों तो उनके आ सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी बच्चे 170 नंबर नहीं लेकर आ सकते। मेरिट 170 पर नहीं जा सकती, जाती है सिर्फ नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में जाती है। अगर नॉर्मलाइजेशन ना हो, पेपर एक शिफ्ट में हो, तो कभी भी 170 160 मेरिट नहीं जा सकती है। आज तक नहीं गई और अब भी नहीं जा सकती, मैं ये मानता हूं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अच्छा, क्वेश्चन थोड़े बड़े दे देता है, ऑप्शंस ऐसे दे देता है, तो लोगों को
लगता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, पता नहीं क्या पूछ रहा होगा, लेकिन अगर अंदर हम देखेंगे तो कुछ भी नहीं पूछ रहा होगा। देखिए चलिए इंग्लिश में पढ़ते हैं पहले हम। Which of the following characteristics of sensory motor stage of Piaget's stage of cognitive development? कह रहा है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है सेंसरी मोटर स्टेज का। देखिए, नो आइडिया ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ऑब्जेक्टिव रियलिटी का बच्चे को कोई आइडिया नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। 0 से 2 साल की उम्र में बच्चे को क्या ऑब्जेक्टिव रियलिटी का आइडिया होगा। नो लैंग्वेज एंड नो थॉट, कोई लैंग्वेज नहीं होती, कोई थॉट नहीं होती, ठीक है। इंटेलिजेंस रिलेटेड मोटर एक्टिविटी, बस बच्चा यही करता है, इंटेलिजेंस रिलेटेड मोटर एक्टिविटी, हाथ चलाना, हाथ से पकड़ना, यही चीजें करता है, बस इसी की इंटेलिजेंस होती है बच्चे में। तो हमारी तीनों स्टेटमेंट सही हैं, हमारी इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो आप देखिए कितनी आसानी से हमने पता लगा लिया कि तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ लिखा हुआ है। हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ लिखा हुआ है, तो इस पर टिक कर दिया, यही हमारा आंसर हो गया। अब ये भी जो क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन, अब देखिए 2019 का क्वेश्चन आ गया। DSSB PRT 15 नवंबर 2019, 15 नवंबर 2019 का क्वेश्चन पूछा गया। ये देखिए, कोई मैं अपनी घर से तो क्वेश्चन बनाकर नहीं लेके आया, तो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे ही से हम हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में क्या कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सेंसरी मोटर चरण की विशेषताएं हैं। वस्तुनिष्ठ वास्तविकता का कोई विचार नहीं होता, कोई विचार नहीं होता, ना कोई भाषा ना कोई विचार होता है। खुफिया संबंधित मोटर गतिविधियां ही बच्चा करता है। तो हमारी तीनों स्टेटमेंट सही है और यही हमारा आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्नलिखित में से किस चरण में सोच सकते हैं। कह रहा है कि प्याजे ने जो 4 स्टेजेस दी थी, उन स्टेजेस में से बच्चे किस चरण में सोच सकते हैं, ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन में से कुछ वर्ड हट गए हैं, मैं आपको बताऊं। बच्चे एब्स्ट्रैक्टली सोच सकते हैं, ठीक है, अमूर्त तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है, ठोस तरीके से नहीं, अमूर्त तरीके से सोच सकते हैं, ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। इसमें एक वर्ड रह गया है, तो कौन सी स्टेज में सोच सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है जो हमारी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस स्टेज के अंदर आती है, बताइए आप मुझे, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस स्टेज के अंदर आती है। तो सबको पता है, इस बात में कोई शक नहीं कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में ही आती है। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया यहां पर औपचारिक संचालन चरण, ठीक है फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चे का विकास की 4 संज्ञानात्मक चरणों की पहचान किसने की है। जो 4 स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, 4 स्टेजेस, ये स्टेजेस किसने बताई हैं। अगर आपको सोते हुए भी पूछा जाएगा तो आप सोते हुए भी उठकर बता देंगे कि इन स्टेजेस को प्याजे ने बताया है। किसने बताया है, प्याजे ने। किसने बताया है, प्याजे ने बताया। यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब बताइए, ये क्वेश्चन मुश्किल था क्या, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया 6 अक्टूबर 2018 में, 6 अक्टूबर 2018 को ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संज्ञानात्मक का सबसे प्रभावशाली प्रवर्तक कौन है। कह रहा है कि जो कॉग्निटिव की जब भी कॉग्निटिव की बात आएगी तो कौन है सबसे ज्यादा, विच इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एक्सपोनेंट ऑफ कॉग्निटिज्म। जब कॉग्निटिव की बात आएगी तो एक ही नाम सबसे पहले आएगा, वो है जीन प्याजे का। किसका नाम आएगा सबसे पहले, जीन प्याजे का। अगर जब भी आप आंख बंद कर आंसर लगा दीजिए, जब भी कॉग्निटिव की बात आएगी तो आंसर जीन प्याजे ही पाएगा 99.99%, ठीक है। अगर कुछ समझ में ना आए तो भी जीन प्याजे पर ही आंसर लगा दीजिएगा अगर कॉग्निटिव की बात चल रही हो तो। और ये क्वेश्चन भी 6 अक्टूबर 2018 को पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, जो मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने के बाद, बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद लेकर आया हूँ। और मैं कहता हूँ, मेरा मानना ये है कि ये 100% एक्यूरेसी के साथ है। किसी भी क्वेश्चन में आपको गलती नहीं पाएगी। अगर कुछ ऐसा हो तो भी आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको ज़रूर देख लूँगा। लेकिन मेरे हिसाब से किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी गलती नहीं पाएगी। और फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि किसी भी यूट्यूबर ने ऐसी वीडियो नहीं बना रखी है जहाँ पर 2022 के भी क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं, सारे के सारे, और इतने डीप वे में कवर कर रखे हैं कि जिसको कुछ समझ में भी नहीं आता वो भी एक एक चीज़ समझ सकता है। इतनी ईजी वे में मैंने बताया है। तो फ्रेंड्स, आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत शिक्षकों को बच्चों को समझने में कैसे मदद करता है। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि जो प्याजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, वो टीचरों को कैसे हेल्प करता है। अब बताइए, टीचरों को कैसे हेल्प करेगा। इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए शिक्षक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास तक पहुंच सकते हैं
उनके शिक्षण की रणनीति बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। उनके विकास तक पहुंच सकते हैं और उनके शिक्षण की, उनको पढ़ाने की रणनीति बना सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो पहला पॉइंट सही है। इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए शिक्षक बच्चों की शारीरिक वृद्धि तक पहुंच सकते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि शारीरिक वृद्धि तक पहुंच सकते हैं। क्या शारीरिक वृद्धि तक पहुंचा जा सकता है? देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की आप जब बात होगी तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट माइंड की बात है, इंटेलेक्चुअल या माइंड की बात चल रही है। तो शारीरिक वृद्धि का मुझे कोई इसमें समझ में नहीं आया कि शारीरिक वृद्धि मतलब फिजिकल डेवलपमेंट का कैसे रोल है, तो मेरे हिसाब से ये गलत है। आगे देखिए, इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए शिक्षक बच्चों की सामाजिक वृद्धि, सामाजिक का क्या मतलब हुआ? सोशल। तो क्या ये सोशल वृद्धि, सोशल डेवलपमेंट का कुछ है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से सोशल डेवलपमेंट भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। आगे देखते हैं, इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए शिक्षक बच्चों की सांस्कृतिक कल्चरल डेवलपमेंट, क्या कल्चरल डेवलपमेंट का कुछ है इससे? मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है कल्चरल डेवलपमेंट का। तो हमारे 3 ऑप्शन गलत हो गए और हमारा एक ही ऑप्शन सही निकला है, वो है फर्स्ट। इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए शिक्षक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास तक पहुंच सकते हैं और इसके शिक्षण की रणनीति बना सकते हैं। अब आप बताइए, क्या ये मुश्किल था? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। अब इसको ही हम इंग्लिश में देखते हैं। हाउ डज पियाजे's theory of cognitive development help teachers to understand children? Using this theory, teachers can access cognitive development of children and can strategize their teaching. अपनी टीचिंग की वो स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। यूजिंग दिस थ्योरी टीचर्स कैन एक्सेस द फिजिकल ग्रोथ, बिल्कुल भी नहीं। फिजिकल ग्रोथ के बारे में कुछ भी नहीं है, सोशल ग्रोथ के बारे में कुछ भी नहीं है, ऐसे ही कल्चरल ग्रोथ के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया DSSB PRT 7 अक्टूबर 2018 को। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं आगे। पियाजे के अनुसार आयु समूह 2 से 7 साल का, 2 से 7 साल की आयु में एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास का किस चरण में हो जाता है? कौन सी स्टेज में होता है? आप बताइए कि पहली स्टेज है 0 से 2 की प्री ऑपरेशनल, 2 से 7 की होती, 0 से 2 की है हमारी सेंसरी मोटर और 2 से 7 की होती है हमारी प्री ऑपरेशनल। तो प्री ऑपरेशनल कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक। इंग्लिश में क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू पियाजे अ चाइल्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 2 to 7 ईयर्स, कौन सी स्टेज में होता है? 2 से 7 साल की उम्र में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। पियाजे का क्या मानना है कि हम संवेदी दुनिया में हेरफेर कर सकते हैं, हम सामाजिक संपर्क और भाषा से शुरुआत कर रहे हैं, विकास से पहले अधिगम होता है, ज्ञान सांस्कृतिक रूप से निर्मित है। देखिए, अब इसी को हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन समझ में ना आए हिंदी में या इंग्लिश में, तो आप उसे दूसरी लैंग्वेज में ज़रूर पढ़िए, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि जो पहला है उसका क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें पहले की पियाजे का क्या मानना था कि हम संवेदी दुनिया में हेरफेर कर सकते हैं। संवेदी दुनिया का क्या मतलब है कि हम सेंसरी वर्ल्ड को, जो हमारी सेंसेस हैं, सेंसरी वर्ल्ड को उससे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि कर सकते हैं, सेंसेस रिलेटेड हम कुछ भी काम कर सकते हैं। दूसरा क्या है उसका कि हम सामाजिक संपर्क और भाषा से शुरुआत कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? वी आर स्टार्टिंग विद सोशल इंटरेक्शन। सामाजिक संपर्क क्या है? सोशल इंटरेक्शन। बच्चा क्या सोशल इंटरेक्शन करता है पहले? तो बिल्कुल गलत है ये। तीसरा क्या है कि लर्निंग प्रेसीड्स डेवलपमेंट। लर्निंग प्रेसीड्स डेवलपमेंट मतलब विकास से पहले अधिगम होता है, मतलब विकास से पहले लर्निंग हो जाती है। तो मेरे हिसाब से ये भी नहीं है पियाजे के अनुसार। अगला क्या है हमारा कि ज्ञान सांस्कृतिक रूप से निर्मित होता है। नॉलेज है वो पहले से ही कंस्ट्रक्टेड होती है, तो ये भी गलत है। मतलब सांस्कृतिक मतलब कल्चरली बच्चे के अंदर पहले से होती है, तो मेरे हिसाब से ये भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसका? हमारा आंसर हो गया फर्स्ट ए। आगे बढ़ते हैं इंग्लिश में। वॉट डज पियाजे बिलीव्स? वी कैन मैनिपुलेट द सेंसरी वर्ल्ड, सही है। वी आर स्टार्टिंग विथ सोशल इंटरेक्शन, नहीं। लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट, नहीं। नॉलेज इज कल्चरली कंस्ट्रक्टेड, नहीं। नॉलेज कल्चरली कंस्ट्रक्टेड नहीं होती है, तो हमारा आंसर हो गया ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पियाजे के मुताबिक बच्चों के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के संबंधित गतिविधि क्या है? तो पूर्व संक्रियात्मक कौन सी स्टेज होती है हमारी? प्री ऑपरेशनल। तो हमसे कह रहे हैं कि प्री ऑपरेशनल स्टेज से रिलेटेड कौन सी एक्टिविटी इसमें दे रखी है। तो पहली हमारी एक्टिविटी कौन सी है? स्मृति और कल्पना का विकास। स्मृति और कल्पना का विकास। स्मृति और कल्पना क्या होगी हमारी? मेमोरी एंड इमेजिनेशन। तो क्या मेमोरी एंड इमेजिनेशन का होता है इसके अंदर विकास प्री ऑपरेशनल में? तो क्या प्री ऑपरेशनल में मेमोरी या इमेजिनेशन का होता है? तो ये सेंसरी मोटर स्टेज में होता है, तो ये भी नहीं है। समस्या के हल के लिए तर्क का उपयोग करने के सक्षम होते हैं, नहीं। लॉजिक्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है। बच्चे प्रतीकात्मक खेल में शामिल होने लगते हैं और प्रतीकों में हेरफेर करने लग जाते हैं, ठीक है। सिंबॉलिक प्ले, प्रतीकात्मक खेल का क्या मतलब है? सिंबॉलिक खेल। तो प्री ऑपरेशन स्टेज में सिंबॉलिक प्ले का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो ये सी तो सही है हमारी। डी क्या है? घटनाओं में तर्क का वही मतलब आ गया कि
लॉजिक वगैरह का यूज करने लग जाते हैं तो ये भी नहीं है, तो आंसर हो गया हमारा सी। इंग्लिश में देखते हैं, विच एक्टिविटी is related to pre-operational stage according to Piaget? डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी एंड इमेजिनेशन सेंसरी मोटर में हो जाती है। बीइंग एबल टू यूज लॉजिक एंड सॉल्व प्रॉब्लम, नहीं, लॉजिक का यूज नहीं कर पाते। चिल्ड्रन बिकेम इन्वॉल्व इन सिंबॉलिक प्ले एंड लर्न टू मैनिपुलेट सिंबल्स, बिल्कुल सही है, सी हमारा आंसर हो गया। बिकम मोर अवेयर ऑफ लॉजिक, लॉजिक का कोई वो नहीं होता इस स्टेज के अंदर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जनरली बिगेन्स इन, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, देखिए ये 29 अक्टूबर 2017 का क्वेश्चन है। 29 अक्टूबर 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जनरली बिगिंस इन फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कौन सी स्टेज में होती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, जो हमारी संक्षिप्त विचार होते हैं वो कौन सी स्टेज में आते हैं? औपचारिक वाली में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पियाजे के सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व चरण के अंत में विकसित किया जाता है। किस चरण के अंत में? ऑब्जेक्ट परमानेंस कह रहा है ये। वस्तु स्थायित्व क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस 18 से 24 महीने के आसपास हो जाता है, जो कि हमारी सेंसरी मोटर स्टेज है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर सेंसरी मोटर स्टेज हमें कहां दे रखी है? ज्ञान इंद्रिया, ये ज्ञान इंद्रिया ही हमारी सेंसरी मोटर स्टेज है। ठीक है फ्रेंड्स, इंग्लिश में देखते हैं। इन पियाजे's थ्योरी ऑब्जेक्ट परमानेंस इज डेवलप्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रही है कि संख्या मतलब नंबर्स, लंबाई, द्रव्यमान और भार की संक्रमिता डैश की अवधि के दौरान आती है। अब आप मुझे बताइए कि इसका क्या मतलब हुआ कि नंबर, लेंथ और वेट, बच्चा ये किस स्टेज के बारे में जान पाता है? बताइए, बच्चा किस स्टेज में ये सब जान पाता है? बच्चा प्री ऑपरेशनल में होता है तो बच्चे को इन सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन जब बच्चा कॉन्क्रीट स्टेज में पहुंच जाता है, तो उन बच्चे को इन सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? सी, मूर्त संक्रियात्मक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब इसे इंग्लिश में देखते हैं। द ट्रांजिटिविटी ऑफ नंबर, लेंथ एंड वेट अकर्स ड्यूरिंग डैश पीरियड। तो देखिए इसमें आप देखेंगे सेंसरी मोटर दे रखा है, प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, लेकिन कॉन्क्रीट की जगह रिजिड ऑपरेशन दे रखा है, क्योंकि कॉन्क्रीट को हम रिजिड से भी चेंज कर सकते हैं, इसलिए आंसर हमारा सी हुआ। अच्छा, ये क्वेश्चन कब पूछा गया हम देखते हैं। ये 14 अक्टूबर 2018 को पूछा गया DSSB PRT के एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कुछ भी मुश्किल नहीं था, हमने जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं तो उसके अंदर इतना इजी था, ये सारी चीजें हमें दे रखी हैं, कुछ भी बाहर से नहीं पूछा गया, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया पैटर्न को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 से 15 वर्ष की आयु में जन्म से संज्ञानात्मक विकास का एक व्यापक चित्र प्रदान करते हैं। जब संज्ञानात्मक विकास शिखर को प्राप्त करता है, तो किसकी थ्योरी में है कि 14 से 15 साल की उम्र में बच्चे का जो डेवलपमेंट होती है वो एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक अलग स्टेज पे पहुंच जाती है, अपनी पीक पे हो जाती है। किसने बोला है ये सब? ये बोला है पियाजे की थ्योरी में। किसने बोला है ये? पियाजे की थ्योरी में। ऐसे इंग्लिश में देखते हैं हम। डैश प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू एज ऑफ 14 और 15 वेयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट अटेन्स द पीक। 0 से लेकर 14 से 15 साल की किसने बताई है? पियाजे की थ्योरी ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल ईजी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस चरण में शिशु जीववाद का प्रदर्शन करते हैं, इस अवस्था को क्या कहते हैं? एक बार इंग्लिश में भी पढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन को। एट द स्टेज ऑफ इन्फेंट एग्जिस्ट, एट दिस स्टेज द इन्फेंट एग्जिबिट्स एनिमलिज्म, आइडेंटिफाई द स्टेज। किस स्टेज के अंदर बच्चा जो ऐसी वस्तुएं होती हैं जो निर्जीव होती हैं, जो नॉन लिविंग होती हैं, उन्हें भी वो लिविंग मान लेता है? कौन सी स्टेज होती है? ये हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चा ऐसे करता है। कौन सी स्टेज होती है? हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बार बार, एक ही शिफ्ट के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। और आप ये शिफ्ट देखिए, ये क्वेश्चन 30 मार्च 2022 को पूछा गया है, और ये 2022 के पेपरों को बच्चों ने इतना हवा में उड़ा दिया था कि बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आए हैं, आई एग्री कि 100 में से 20 क्वेश्चन बहुत मुश्किल आएंगे ही आएंगे।
अगर 100 में से 20 क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं आएंगे तो मेरिट फिर 170-80 ही जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 20 से 25 क्वेश्चन मुश्किल आएंगे, लेकिन बाकी आपको 60-70 क्वेश्चन भी तो देखने हैं। बाकी 60-70 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो करे जा सकते हैं, वो नहीं देखे जाते। सिर्फ 20 मुश्किल आ गए तो 20 मुश्किल को ही बोला जाता है कि 20 मुश्किल आ गए। फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ये देखिए सेम चीज, विच स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाय द ऑब्जेक्ट परमानेंस, सेल्फ रिकॉग्निशन, डेफर्ड इमिटेशन एंड रिप्रेजेंटेशनल एक्टिविटी। अब बच्चे ने क्या किया, जो पेपर देने हमारे बच्चे बैठे हैं उन्होंने ऑब्जेक्ट परमानेंस पे ध्यान नहीं दिया ज़्यादा, उन्होंने सेल्फ रिकॉग्निशन, डेफर्ड इमिटेशन एंड रिप्रेजेंटेशनल एक्टिविटी। अब उन्हें समझ में नहीं आया क्या चीज़ है ये, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि क्वेश्चन ने ऑब्जेक्ट परमानेंस बोला हुआ है। आप सबको पता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस हमारा सेंसरी मोटर स्टेज के लास्ट में आ जाता है, तो आंसर डी हो गया। लेकिन बच्चा वहां इन चीज़ों के अंदर खो गया कि ये क्या है, सेल्फ रिकॉग्निशन, रिप्रेजेंटेशनल एक्टिविटी क्या है, डिफर्ड इमिटेशन क्या है, बच्चा इस चीज़ में ही खो गया। ऐसे ही हम हिंदी में देखते हैं, वस्तुस्थायित्व। वस्तुस्थायित्व क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट परमानेंस, और ये कौन सी स्टेज में आ जाता है हमारा, ये आ जाता है संवेदिक पेशाई अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्याजे की संज्ञानात्मक विकास अवस्था के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के लक्षण है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार इंग्लिश में और पढ़ लेते हैं हम इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिम्टम्स ऑफ फॉर्मल ऑपरेटिव स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ प्याजे। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, उसके हमसे पूछ रहे हैं कि कौन से सिम्टम्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब देखिए ऑप्शंस क्या दे रखे हैं हमें। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग आइडियलिज्म, इस एज में फॉर्मल ऑपरेशन क्या है, 11 से अबव है, तो स्ट्रॉन्ग आइडियलिज्म आ जाता है, बिल्कुल सही है। कंप्लीट जनरलाइजेशन इन थॉट्स, जनरलाइजेशन आ जाता है थॉट्स में, बिल्कुल सही है। एनविसेक्ट आइडियाज इन फेसिंग कंडीशंस, बिल्कुल फेसिंग कंडीशंस के लायक बच्चे हो जाते हैं, तो मेरे हिसाब से तीनों सही है। अब देखिए ऑप्शन दे रखा है तीनों सही का, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, वेरी गुड, ये रहा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो यही हमारा आंसर है। अब इसी क्वेश्चन को हिंदी में देखते हैं। वही कह रहा है कि जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। सशक्त आशावाद का विकास हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। विचारों में संपूर्ण सामान्यीकरण आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। परिकल्पना विचारों तथा विचारों तथा स्थितियों को सामना करना का योग्यता बिल्कुल आ जाती है। तो तीनों मेरे हिसाब से बिल्कुल तीनों सही हैं, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा या फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के परिवेश के बारे में उसके ज्ञान को समझने के लिए इंद्रियां किस अवस्था में शिक्षक के रूप में कार्य करती हैं। सेंसिस का किस स्टेज में यूज होता है, तो आपको पता है सेंसिस का यूज कौन सी स्टेज में होता है, सेंसरी मोटर स्टेज में, संवेदिक पेशाई स्टेज में सेंसिस का यूज होता है। ठीक है। एट विच स्टेज सेंसिस वर्क एज अ टीचर फॉर अ चाइल्ड, एज अ टीचर यूज होती हैं बच्चों के लिए, तो सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर यूज होती हैं। अगला क्वेश्चन, नई जानकारी के जवाब में मौजूदा स्कीमा को बदल रहा है या नए बना रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है, आप बताइए। एक बार आपके उसके लिए मैं इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ देता हूं। डैश इज अल्टरिंग एग्जिस्टिंग स्कीमास, अल्टरिंग मतलब चेंज कर रहा है एग्जिस्टिंग स्कीमास को और क्रिएटिंग न्यू वंस इन रिस्पॉन्स टू न्यू इंफॉर्मेशन। देखिए जब भी पुराने स्कीमास में इंफॉर्मेशन ऐड करेगा तो वो हमारा एसिमिलेशन कहलाता है, वो हमारा एसिमिलेशन कहता है जब भी इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है। लेकिन जब स्कीमास को ही चेंज कर दिया जाता है तो वो हमारा एकोमोडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एकोमोडेशन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या है, एकोमोडेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही हिंदी में देख लेते हैं क्या आंसर हुआ हमारा, सामंजस्य। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि बच्चा घोड़े के बारे में जानता है तो जब वह पहली बार ऊंट को देखता है तो वह उसे घोड़ा कह सकता है, इसे क्या कहेंगे भाई। बच्चा ऊंट के बारे में, बच्चा घोड़े के बारे में जानता है, बच्चे को पता है घोड़ा क्या होता है, घोड़े के 4 पैर होते हैं, पूंछ होती है। तो जब वो ऊंट को देखता है तो वो उसे भी घोड़ा कह देता है। तो इस केस में, इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, आप बताइए। इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, बच्चे ने क्या करा है कि जो उसकी पुरानी स्कीमास थे उसी को दोहरा दिया। पुरानी स्कीमा के हिसाब से जो 4 पैर वाला पूंछ वाला होता है उसे घोड़ा कहते हैं, इसलिए उसने ऊंट को भी घोड़ा ही कह दिया।
तो ये क्या हुआ, पुराना जो हमारा पुराना था स्कीमा उसी को दोहरा दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, एसिमिलेशन हो गया। क्या हो गया, ये हमारा एसिमिलेशन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, एसिमिलेशन, आत्म शांतकरण। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस प्रक्रिया में नई जानकारी या नए अनुभवों को परिणाम स्वरूप किसी की मौजूदा स्कीमा या विचारों को बदलना शामिल है। निम्नलिखित इस प्रक्रिया का एक उदाहरण है, टॉम की माँ ने टॉम को अपना पड़ोसी के कुत्ते से मिलवाया। टॉम की माँ ने, एक कोई बच्चा था टॉम, उसकी माँ ने उसे पड़ोसी के कुत्ते से मिलाया और बताया कि इस जानवर के 4 पैर हैं और कुछ पूंछ हैं और एक पूंछ है। अगली बार उसने सड़क पर एक बिल्ली देखी और उसे कुत्ता कहा। उसकी माँ उसे बिल्ली और कुत्ते के फर्क समझाती है। अब टॉम को बिल्ली और कुत्ते के बीच का अंतर पता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? आप बताइए, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? देखिए मैं आपको बताऊं कि बच्चे को क्या था कि बच्चे को पहले डॉग के बारे में पता था। बच्चे को डॉग के बारे में पता था, तो जब उसने कैट को देखा तो उसने कैट को डॉग ही कह दिया। लेकिन फिर उसका स्कीमास चेंज हुआ, उसके स्कीमास को चेंज किया गया और उसे बताया गया कि नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे समंजन कहा जाएगा, एकोमोडेशन कहा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे एक बार मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ, वैसे सेम ही है बिल्कुल। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स अल्टरिंग वंस एग्जिस्टिंग स्कीमास को चेंज किया जाता है और आइडियाज एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन और न्यू एक्सपीरियंस। द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ दिस प्रोसेस। टॉम्स मदर इंट्रोड्यूस्ड टॉम टू नेबर्स डॉग एंड टोल्ड हिम दैट this animal has 4 legs and a tail. Next time he saw a cat on the road, called it a dog. His mother explained him the difference between the cat and a dog. Now Tom knows the difference between a cat and a dog. अब इसे क्या कहा जाएगा? Accommodation कहा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया क्या थी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की क्या प्रक्रिया थी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, अब देखिए मैं आपको बताऊं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की क्या प्रक्रिया थी। एसिमिलेशन, जहां पर एसिमिलेशन और एकोमोडेशन आ जाएगा, वही कॉग्निटिव डेवलपमेंट की प्रक्रिया। यही सिचुएशन, यही प्रोसेस चलता है सारी जगह। अब इंग्लिश में क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे? एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही हिंदी में हमारा क्या हुआ? आत्मसात और आवास, यही हमारा हिंदी में हुआ, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। आप देखेंगे कि हिंदी के अंदर वर्ड्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन इंग्लिश में हमारे वर्ड्स चेंज नहीं होते। इंग्लिश में जो हमारे वर्ड्स रहते हैं, जो टर्म्स रहती हैं, वो वही रहती हैं। तो आप कभी आपको समझ में ना आए तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा ये क्वेश्चन हमारा कब पूछा गया? देखिए आप, ये 29 मार्च 2022 को ये क्वेश्चन पूछा गया है, 29 मार्च 2022 को। तो हमने हर पेपर से क्वेश्चन लिए गए हैं और जितने भी जीन प्याजे के क्वेश्चन हो सकते थे वो हमने सारे के सारे कवर करे हैं। तो अगर आपको जीन प्याजे करना है तो आप हमारी पिछली 2 वीडियोस और जो आने वाली एक वीडियो, टोटल 4 वीडियोस होगी, एक ये वीडियो को मिला दे तो आप ये 4 वीडियोस देख लेंगे तो जीन प्याजे से एक भी क्वेश्चन आपका कम नहीं हो सकता है। अगर 5 पूछेगा तो 5 के 5 आपके सही होंगे। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो। प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा काल मूर्त संक्रियात्मक का काल है? ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, देखिए कि अकॉर्डिंग टू प्याजे विच अमंग द फॉलोइंग इज द पीरियड ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन। कॉन्क्रीट ऑपरेशन क्या होता है हमारा? कॉन्क्रीट ऑपरेशन हमारा क्या होता है? 7 से 11 साल। ठीक है, ये हमारा कौन सा पीरियड होता है? अर्ली चाइल्डहुड का, अर्ली चाइल्डहुड। तो ये क्या है? बाद की बाल्यावस्था। क्या है ये? लेटर चाइल्डहुड, बाद की बाल्यावस्था, यही हमारा आंसर है। अब ये क्वेश्चन भी आप देखेंगे तो कब पूछा गया? 29 मार्च 2022 को ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा रूढ़िवादी के नियम का पालन करने में असमर्थ होता है? तो रूढ़िवादी नियम क्या होता है? आप देखेंगे कि रूढ़िवादी नियम क्या होता है? रूल ऑफ कंजर्वेटिज्म। रूल ऑफ कंजर्वेटिज्म किस स्टेज में नहीं आता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में रूल ऑफ कंजर्वेटिज्म नहीं आता है। किस स्टेज में नहीं आता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। तो यही हमारा आंसर है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्री ऑपरेशनल स्टेज में रूल ऑफ कंजर्वेटिज्म नहीं होता है। ठीक है, इस स्टेज के बाद ही बच्चे में ये आता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्याजे का मानना है कि बच्चे
अपने मन में मानसिक संरचना का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो बच्चे अपने माइंड में बनाते हैं उसे स्कीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कीमा। ये हमारा इंग्लिश में आंसर होगा, स्कीमा कहा जाता है उसे। प्याजी बिलीव दैट चिल्ड्रन क्रिएट मेंटल स्ट्रक्चर्स इन देयर माइंड, उसे क्या कहा जाता है? स्कीमास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बच्चे में एक प्रकार के जानवर के बारे में एक योजना हो सकती है, उदाहरण के लिए कुत्ता। अचानक जब बच्चा फिर से कुत्ते की एक नई बड़ी और अलग नस्ल को देखता है तो वह विस्मयाभिभूत तो वह चौंक जाता है। तो यह मामले में बच्चा कुत्ते के बारे में अपनी मौजूदा योजना में नई जानकारी को क्या कर रहा है? एसिमिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? वो एसिमिलेट कर रहा है। बच्चे को देखिए, डॉग के बारे में तो पता ही है कि डॉग क्या होता है, कैसा होता है, लेकिन उसने एक नई उसकी प्रजाति को देखा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? एसिमिलेट कर रहा है। अब वो आत्मसात कर रहा है। वो क्या कर रहा है? आत्मसात कर रहा है। ऐसे ही इंग्लिश में देखेंगे जब हम, चाइल्ड में हैव स्कीम अबाउट अ टाइप ऑफ एनिमल, ठीक है, फिर एक नया डॉग आ जाता है, उसके बारे में न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करने को हम क्या कहेंगे? एसिमिलेटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? एसिमिलेटिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये हमारा अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। एक बच्चे को समान मात्रा में पानी के साथ 2 बीकर दिखाए जाते हैं, फिर एक बीकर का तरल एक संकीर्ण लंबे गिलास में डाला जाता है। बच्चा सोचता है कि अब दोनों बर्तनों में अलग अलग मात्रा में तरल है, वे समान नहीं है, उपरोक्त परीक्षा में किसे कहेंगे? एक बार इंग्लिश में और देखते हैं इस क्वेश्चन को। अ चाइल्ड इज शोन 2 बीकर्स with equal amount of water, then the liquid from one beaker is poured into a narrow tall glass. The child thinks that now both the vessels have different amount of liquid, they are not the same, which principle is mentioned? देखिए क्या कह रहा है कि 2 बीकर थे, सेम अमाउंट का पानी था उन दोनों बीकर्स में। अब क्या करा उन्होंने? इसका पानी एक दूसरे बीकर में डाल दिया, इस बीकर में डाल दिया, ठीक है। अब बच्चे को क्या लगता है कि इस वाले बीकर में और इस वाले बीकर में बराबर पानी नहीं है, इसमें ज़्यादा पानी है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसे क्या कहा जाता है, इस सिनेरियो को, ये कौन सा प्रिंसिपल है? तो मैं आपको बताऊं ये कौन सा प्रिंसिपल है हमारा। इसे कहा जाता है कंजर्वेटिज्म। क्या कहा जाता है? कंजर्वेटिज्म, ठीक है। यही हमारा आंसर है इसका। क्या कहा जाता है इसे? रूढ़िवादिता। क्या कहा जाता है इसे? रूढ़िवादिता। यही हमारा आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहीं इसके साथ हमने आज के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको हमारी वीडियोस फ्रेंड्स पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस को देखते रहिए। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।